दोस्तों सवाल आया कि जब तारा मरता है तो क्या होता है। तो 1920s एंड 1930s तक सबको एक ही बात लगती थी कि जब भी कोई तारा मरता है, चाहे वो सूरज हो या कोई दूर का तारा हो, तो वो व्हाइट ड्वार्फ बन जाता है। अब ये व्हाइट ड्वार्फ क्या होता है भाई? तो सीरियस नाम का एक पेयर है जिसमें सीरियस और सीरियस बी, ये तारा है एक, मतलब दो तारे हैं जिसमें से एक व्हाइट ड्वार्फ है। लेकिन जब उसको पढ़ा गया तो इट वॉज फाउंड कि वो जो व्हाइट ड्वार्फ है सीरियस बी, उसकी डेंसिटी अपने सूरज से मिलियन टाइम्स ज्यादा है। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आ गया कि भाई अगर इतनी ज्यादा डेंसिटी है तो ग्रेविटेशनल पुल, गुरुत्वाकर्षण बल इतना मैसिव होगा वहां पे कि वो तो उस तारे को ही अपने अंदर खींच लेगा। अपन ने पिछली वीडियो में बात करी थी इस बारे में कि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल होगा, आप अगर लाइट को भी बाहर नहीं जाने दे रहे हो, लाइट वापस अंदर आ रही है, तो आप ब्लैक होल बन जाते हो। अब सीरियस बी के साथ क्या हुआ ये कि उसमें डेंसिटी बहुत ज्यादा है। डेंसिटी बहुत ज्यादा है तो उसकी ग्रेविटी उसको खुद को खींचेगी। जब उसकी ही डेंसिटी इतनी ज्यादा है, उसकी ही ग्रेविटी उसको खींच रही है, तो कोलैप्स क्यों नहीं हो रहा? वो वहां पे अटका हुआ कैसे है? वो ब्लैक होल क्यों नहीं बन जाता? उसके साथ वो क्यों नहीं हो रहा जो पिछले वीडियो में अपन ने सुना था कि होता है? यही एक सवाल आया था एक शख्स फॉलोअर के मन में, एंड वो निकल पड़े उसको जांच करने के लिए। उस वक्त तक जिनने क्वांटम मैकेनिक्स, एक ब्रांच है फिजिक्स की जो कि डील करती है क्वांटम यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स के बारे में, इलेक्ट्रॉन कैसे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और उससे भी छोटे पार्टिकल्स के बारे में, टोटली डिफरेंट डेडिकेटेड ब्रांच है फिजिक्स की। तो जब क्वांटम मैकेनिक्स भी जोर पकड़ रही थी, मॉडर्न फिजिक्स भी जोर पकड़ रही थी, एंड वहां पे एक प्रिंसिपल आया था। वो जो प्रिंसिपल था, वो प्रिंसिपल ये कहता है कि लॉ कह दो, प्रिंसिपल कह दो, रूल कह दो, क्वांटम मैकेनिक्स का, फिजिक्स का रूल आया कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली सेम पोजीशन में एग्जैक्टली एक जैसे नहीं हो सकते। अब इस लॉ का उस स्टार से क्या लेना देना? बहुत बड़ा लेना देना है दोस्तों। कैसे? जस्ट इमेजिन, एक सूरज है, ठीक है, अब उसकी डेंसिटी बढ़ रही है। कैसे बढ़ेगी? वॉल्यूम सेम है, यानी उसके अंदर और मास को भरा जा रहा है। तुमने मास भरा, जब मास को भरोगे तो और पास पास में ठसाओगे। कैसे भरते हो कोई चीज? अटैची कैसे भरते हैं अपन? अटैची में सामान भर देते हैं, फिर उसके ऊपर कूदते हैं उसको दबाने के लिए, राइट? समथिंग लाइक दैट। जस्ट इमेजिन दैट वे कि तुम भरे जा रहे हो, मास उसके अंदर भरे जा रहे हो। कितना भरोगे भाई? एटम जो होता है उसका कुछ तो साइज है। एटम से एटम टकरा दिया, सारे के सारे एटम एक दूसरे से टकरा गए, बिल्कुल कोई भी जगह खाली नहीं छोड़ी। अब अभी भी उसके अंदर और मास डाले जा रहे हो, मिलियन टाइम्स द डेंसिटी ऑफ सन, यानी इनॉर्मसली तुमने उसके अंदर ठूस दिया सब कुछ। तो होगा क्या? होगा ये कि एटम वेटम की परिभाषा, डेफिनेशन ही खत्म, सब एक हो गया। सारे प्रोटॉन प्रोटॉन एक साइड आके बैठ गए, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में घुल मिल गए। बट देन ऐसे कैसे हो जाएगा? और अगर ऐसा हो गया तो इस प्रोसेस को रोकेगा कौन? अगर वो एक दूसरे में घुल मिल गए, एक दूसरे में आके कंबाइन ही होने लग गए, तो इवेंचुअली तो खत्म होने चाहिए ना भाई। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अगर कंबाइन हो गए सारे, तो न्यूट्रॉन बन जाएगा, बात खत्म, सब कुछ सेटल डाउन, एंड दैट्स ऑल, एंड ऑफ द लाइफ। लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा। व्हाइट ड्वार्फ तो है, दिख रहा है मेरे को, वहां पे है वो कोलैप्स तो हो ही नहीं रहा ना। यही तो सवाल था भाई, क्यों नहीं हो रहा कोलैप्स? सब कुछ अगर मिल रहा है तो एक पॉइंट के बाद अगर कोई चीज रोक ही नहीं पा रही उनको मिलने से, एक दूसरे के अंदर भिड़ने से, तो खत्म क्यों नहीं हो जाते भिड़ भिड़ा के? नाउ यहां पे क्वांटम मैकेनिक्स ने हेल्प करी। क्लास 11th केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, देख लो तुम क्या लंबे वाले साइंटिस्ट, बड़े वाले साइंटिस्ट बनोगे। केमिस्ट्री में पढ़ोगे वो चीज जो फिजिक्स से रिलेटेड है। वहां एक बात अपन पढ़ते हैं क्लास 11th केमिस्ट्री में, चाहे जेई के बच्चे हो, नीट के बच्चे हो, किसी भी साइंस की स्ट्रीम के बच्चे हो, तुम पढ़ोगे तो एक प्रिंसिपल है, वो ये कहता है कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली एक जैसे एक जगह सेम स्टेट में सेम तरीके के नहीं हो सकते, कुल मिला के जुड़वा नहीं हो सकते अपनी एड्रेस में, प्रॉपर्टी में, या जो भी चीज आप मेजर कर रहे हो उसके अंदर। अगर ये बात सच है कि वो नहीं हो सकते, तो मेरे पास एक आंसर आ गया।
अब देखो बात ये आई, दिमाग में क्वेश्चन घुमा, यार ये तो थोड़ा सा एम्बिगुअस लग रहा है, हाउ डू यू नो? तो देखो भाई, फिजिक्स का अगर आप ये रूल मानते हो कि अगर एक मास है जो इनविजिबल फील्ड फेंकता है, वो ग्रेविटी से सूरज अर्थ को पकड़ के बैठा है, अर्थ चांद को पकड़ के बैठी है, अपने को पकड़ के बैठी है, मानते हो ना? तो इस पॉइंट पे तो फिजिक्स तुमको सही लग रही है। लेकिन जब मैं ये बोलता हूं दो इलेक्ट्रॉन एक जैसे नहीं हो सकते, सेम पोजीशन, सेम सिचुएशन, सेम ओरिएंटेशन नहीं हो सकता उनका, तो ये भी सच मानना पड़ेगा। इट्स ऑल्सो फिजिक्स एंड हैज बीन प्रूव्ड। अब इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल को जब यूज किया गया तो इट वाज फाउंड आउट कि जब दो इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली सेम पोजीशन पे आने लगेंगे तो बाय द नेचर इटसेल्फ वो क्या चाहेंगे इलेक्ट्रॉन, नहीं नहीं अलग हो यार, एंड दैट विल क्रिएट अ प्रेशर। उसको एक नाम दे दिया, अपने को नाम की डिटेल में नहीं जाना, अपने को तो समझना है, ठीक है? उसको एक नाम दे दिया गया। वो जो प्रेशर है डीजनरेसी प्रेशर, ठीक है? वो जो प्रेशर है, वो प्रेशर क्या चाहेगा यार, दूर करो दूर करो। ग्रेविटेशनल पुल क्या कह रहा है, अंदर आओ अंदर आओ। आगे बात समझ में? तो दूर करो और अंदर आओ। जब ये दोनों बैलेंस हुए वहां जाके प्रोसेस रुक गया। तो ये बात समझ में आ गई कि ठीक है भाई, जब एक स्टार मरने लगता है, जब उसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसका ग्रेविटेशनल पुल उसको ही खाने लगता है, तो यहां पे वो जो प्रिंसिपल है, वो जो प्रेशर अंदर से क्रिएट हो रहा है, वो प्रेशर जो है वो स्टार को व्हाइट ड्वार्फ की सिचुएशन में जब वो आ जाता है तो उसके बाद उसको कोलैप्स नहीं होने देता। सबने खूब तालियां बजाई और सबने बोला वाह यार बहुत शानदार बात बताई तूने, तो मजा आ गया। अब यहां पे एक दूसरी प्रॉब्लम हुई। प्रॉब्लम क्या हुई? वो जो बंदा था फॉलर, उनका एक था स्टूडेंट जिसका नाम था चंद्रशेखर, इंडियन, अपने सीवी रमन सर जो हैं उनके नेफ्यू, और ब्राइट स्टूडेंट गजब वाले, मतलब टाइम से पहले सब पढ़ डाला उनने भी, इतने इंटेलिजेंट कि जब वो अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाने के लिए, अपनी हायर स्टडीज पढ़ने के लिए इंडिया से इंग्लैंड के लिए निकले, तो रस्ते रस्ते में उनने वो कैलकुलेशन कर डाली जिसके लिए उनको आगे चल के नोबेल प्राइज मिला। तो गजब की दिमाग उनने पाया था। अब उनने अपने इस पर्टिकुलर गाइड को कह दो, गाइड कह दो, टीचर कह दो, गुरु कह दो, जो भी थे, उनके वर्क को उठाया और थोड़ा दिमाग दौड़ाया। भाई इंटेलिजेंट थे, दिमाग थोड़ा तेज भागता था। उनने बोला यार अगर कैलकुलेशन करी जाए तो जो इलेक्ट्रॉन की सिचुएशन होगी वो कुछ ऐसी होगी कि यहां इलेक्ट्रॉन की स्पीड ऑफ लाइट के आसपास आ जाएगी। इसका मतलब यह है कि अगर और कुछ डेंसिटीज चेंज हुई, कैलकुलेशन को लिमिट पे लेके जाएं, बढ़ाएं वैल्यूज को, तो क्या इलेक्ट्रॉन स्पीड ऑफ लाइट को भी पार कर जाएगा? कैंसिल, नॉट पॉसिबल, राइट? क्योंकि अगर मैं किसी भी चीज को स्पीड ऑफ लाइट से आगे ले गया तो जो बेसिक पिलर है जिसपे रिलेटिविटी की थ्योरी है, जिसपे यूनिवर्स की बातें अपन कर रहे हैं, वही क्रम्बल हो जाएगा, टूट जाएगा। तो उनने बोला इसका मतलब एक लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और उनने एक बढ़िया सा रिलेशन दे दिया। उस रिलेशन से, उस कैलकुलेशन से पता चला कि अगर कोई भी स्टार सूरज के मास से 1.4 टाइम्स है तो वो उसकी लिमिट है। उससे अगर कम रहेगा तो व्हाइट ड्वार्फ बनेगा, अगर उससे ज्यादा हो गया, किससे ज्यादा? 1.4 टाइम्स द मास ऑफ द सन, आवर सन से ज्यादा हो गया अगर, तो भाई उसको कोई रोक नहीं सकता। ग्रेविटेशनल पुल इतना ज्यादा होगा कि जो डीजनरेसी का प्रेशर है अंदर से, जो इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को बोल रहा है भाई दूर हो, क्रम्बल मत हो, वो उसको रोक नहीं पाएगा, एंड इवेंचुअली यू विल गेट बूम। लेकिन दोस्तों बात यहीं खत्म नहीं होती, कहानी में और भी ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। तो पहले अपन थोड़ा सा चंद्रशेखर सर के बारे में सुने। तो चंद्रशेखर सर जो हैं, जैसे मैंने बताया सीवी रमन सर के नेफ्यू रहे, काफी इंटेलिजेंट रहे। जब तक वो 20 साल के होने लगे तब तक तो उन्होंने अपनी फिजिक्स की एक डिग्री इंडिया में पूरी कर ली थी, और हायर डिग्री के लिए सेलेक्ट हो गए थे और कैम्ब्रिज के लिए निकल लिए थे पढ़ने के लिए। समुद्र के रास्ते जा रहे थे, समुद्र के रास्ते ने बहुत, देखो सीवी रमन सर को समुद्र के रास्ते ने नोबेल प्राइज दिलाया। आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन दैट, लिंक मिल जाएगा तुमको, यू कैन गो टू दैट वीडियो एंड लिसन द स्टोरी, फैबुलस। अब उनके नेफ्यू चंद्रशेखर सर समुद्र के रास्ते जा रहे हैं, दिमाग में सवाल उठ रहे हैं, खाली समय है, लिखो कि लंबी जर्नी है, कैलकुलेशन कर डाली। 1983 में उस कैलकुलेशन के बेसिस पे आगे जो भी रिसर्च करी, नोबेल प्राइज मिल गया। तो आई थिंक समुद्र के रास्ते ट्रेवल करना इज गुड अगर तुमको नोबेल प्राइज जीतना है तो, ठीक है? ओके, तो जब वो वहां पहुंचे
इंग्लैंड अपनी रिसर्च करने लगे और जब अपने इन रिजल्ट्स को पब्लिश किया उनने, तो ऑलरेडी जब उस एरिया का जो बादशाह था, उनका नाम था सर आर्थर एडिंगटन, उनको ये बात खटक गई क्योंकि वो ये मानते थे कि कोई भी स्टार की जिंदगी का एक ही पर्पज है, रोशनी देते जाओ देते जाओ देते जाओ, फाइनली व्हाइट ड्वार्फ बनो और खत्म हो जाओ। लेकिन एक वेरी यंग जवान इंडियन बच्चे ने, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं उस टाइम की, दैट टाइम ही वाज प्रीटी यंग, आते ही पूरी सिचुएशन पलट दी, कैलकुलेशन कर दी, कुछ प्रपोज कर दिया कि नहीं सदा ऐसा नहीं हो सकता। उस पे ऑब्वियसली कुछ कमेंट पास हुए, कुछ इंसल्ट करी गई, वो अलग बातें हैं, वो चलता रहता है क्योंकि जब कंपटीशन होता है तो ऐसा होता है। कहीं किसी का दिल टूटा, चंद्रशेखर सर को थोड़ा बुरा भी लगा जब ऐसा कुछ हुआ, और बट यू नो इट कंटिन्यूज, लाइफ कंटिन्यूज, वो कंटिन्यू करते रहे अपने प्रोसेस के अंदर, आगे बढ़ते रहे। एंड फाइनली जब चंद्रशेखर लिमिट वॉज प्रूव्ड, तब आर्थर एडिंगटन उनने बोला था कि भाई ये जो अबसर्ड सी बातें करी जा रही है ना, कि जो स्टार है वो या तो व्हाइट ड्वार्फ बनेगा, नहीं तो उसमें सुपरनोवा होगा, वो ब्लैक होल बन सकता है, ऐसा नहीं है। नेचर कोई ना कोई ऐसा रूल पक्का निकालेगा कि वो इस अबसर्ड चीजों को कैंसिल कर दे। बट देन नेचर का तो प्लान ही अलग था ना। नेचर का प्लान था कि अपने चंद्रशेखर सर को नोबेल प्राइज मिलना था, एंड देयर इज नो सच रूल जो कि ये बोले कि स्टार सदा व्हाइट ड्वार्फ रहे। अब ये बहुत जरूरी है अपने लिए समझना दोस्तों कि स्टार जो है वो व्हाइट ड्वार्फ अगर नहीं रहता है, दैट इज वन ऑफ द वेरी बिग रीजन कि अपन है, लाइफ है, ह्यूमन बींग्स है, अर्थ जैसे प्लैनेट्स हैं। अब तुम सोचोगे क्या रिलेशन है, तो देखो इसको एक अलग एंगल से देखते हैं। क्या एंगल है? जो सूरज है, कोई भी स्टार है, उसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं। मैंने इस बारे में भी डिस्कस किया एक मेरे वीडियो में, जो एक्सीडेंटल डिस्कवरीज का एक वीडियो है जिसके अंदर आई हैव टॉक्ड अबाउट रेडियो एक्टिविटी, वो भी मैं तुमको लिंक दे दूंगा, यू कैन गो एंड लिसन टू दैट पर्टिकुलर वीडियो, दैट इज अगेन फैब। ओके, तो जो सूरज है या कोई स्टार है उसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, बहुत बेसिक टर्म्स में अगर अपन समझें तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन से मिलेगा तो थोड़ा हैवी एलिमेंट बनाएगा, तो जैसे हीलियम बन गया, हीलियम हीलियम से मिलेगा थोड़ा और हैवी एलिमेंट बनाएगा तो कार्बन बन गया, कार्बन से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऐसे एलिमेंट बनते चले जाते हैं, हैवी एलिमेंट्स। अब अगर जैसे तुमको आइडिया नहीं है, कुछ अगर यंग स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं जिनने अभी एलिमेंट्स के बारे में नहीं पढ़ा, तो बच्चों एलिमेंट्स जो हैं तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे अपने पास खूब सारे एलिमेंट्स हैं और हर एक एलिमेंट का एक रोल है। जैसे तुमने ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा होगा, ऑक्सीजन इज वेरी मच नेसेसरी फॉर अस टू स्टे अलाइव, और ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन से मिलता है तो पानी मिलता है केमिकल रिएक्शन में, यानी हर एक एलिमेंट का एक रोल है। तो लाइफ को सस्टेन करने के लिए मेरे को एलिमेंट्स चाहिए। लेकिन जब मैं न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करता हूं तो ये जो छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, जैसे मैंने बोला ना हाइड्रोजन से हाइड्रोजन मिला तो हीलियम बना, फिर कार्बन बना, फिर नाइट्रोजन बनता है, फिर ऑक्सीजन बनता है, बड़े बड़े एलिमेंट बन जाते हैं। इस पर एक लिमिट है कि ये नेचुरल प्रोसेस है, जब ये भिड़ रहे हैं सारे एटम्स, एलिमेंट्स मिल रहे हैं, ये आयरन तक बना सकते हैं। बड़े होते 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 सबसे बड़ा जो एलिमेंट बन सकता है वो आयरन है, उसके आगे नहीं बन सकता। आयरन ही बन सकता है, उसके आगे ये अपने आप नहीं जा सकते। दे नीड सम बूम, अपने आप नहीं होगा ये प्रोसेस। यानी एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें एनर्जी ये खाएंगे, ना कि एनर्जी ये छोड़ेंगे, उल्टा प्रोसेस होगा। ठीक है, ये बात मैं क्यों कर रहा हूं? अब देखो, लेट्स कम बैक टू द व्हाइट ड्वार्फ। अगर सारे के सारे स्टार, जितने भी स्टार्स हैं इस यूनिवर्स में, अगर सब सर आर्थर एडिंगटन की बात मानते और सारे के सारे स्टार अगर व्हाइट ड्वार्फ बनके ही खत्म होते तो क्या होता? स्टार के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, तो हाइड्रोजन उसका फ्यूल है, हाइड्रोजन से हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन बन रहा है, आयरन बन गया। लेकिन वो सब कहां होता? उस स्टार के अंदर होता, उसकी ग्रेविटी उसको उसके अंदर खींच के रखती, वो बाहर नहीं निकल पाता। इसका मतलब जो बेसिक एलिमेंट्स हैं जो लाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी लाइफ को, जो अर्थ जैसे प्लेनेट को सॉलिड स्ट्रक्चर दे रहे हैं, भाई तो अपने को जमीन चाहिए ना, लाइफ सस्टेन्स ऑन, अपन जिंदा किस पे है? एक रॉक सॉलिड सरफेस पे जिंदा है ना। कैसे बनेगा ये सरफेस अगर सब कुछ ही ऑक्सीजन है? तो ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये कहां रह जाते हैं? एक स्टार के अंदर। लेकिन चंद्रशेखर लिमिट ने बोला कि अगर उस स्टार का जो मास है वो सूरज से 1.4 टाइम्स द मास ऑफ सन से ज्यादा है, तो इवेंचुअली दे विल बी अ एक्सप्लोजन। क्या होगा उस एक्सप्लोजन से? जब वो एक्सप्लोजन होगा तो वो जो सारे एलिमेंट्स हैं, प्रेशियस लाइफ गिविंग एलिमेंट्स हैं जो स्टार के अंदर घुस गए हैं, वो फटेंगे
और जो वो फटेंगे वो यूनिवर्स में बिखरेंगे। और ऐसा ही कुछ हुआ होगा दोस्तों, जब वो यूनिवर्स में बिखरे होंगे तो ही ये प्लैनेट्स बने होंगे। नहीं तो अगर सारे स्टार्स व्हाइट ड्वार्फ बन के रह जाते तो अभी तक तो लाइफ होती नहीं, सब खत्म हो चुका होता। सिर्फ आसमान में व्हाइट ड्वार्फ्स होते, दे वुडंट हैव बीन एनी प्लैनेट, नथिंग एल्स, जस्ट व्हाइट ड्वार्फ है। हुए, धीमे होते 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 मर गए, काम खत्म, सब कुछ उनके अंदर उनके साथ ही खत्म हो गया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि देयर इज अ कैलकुलेशन, देयर इज अ लिमिट बिहाइंड इट, एंड दैट इज चंद्रशेखर लिमिट। सो दोस्तों, अगर इसको मैं थोड़ा सा और एक अलग एंगल से तुमको बताना चाहूं तो जरा सोचो, जस्ट थिंक अबाउट इट। अपना जो कोर है अर्थ का जो कोर है, उसमें सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट है? यू नो दैट, राइट? यू नो दैट। आई बात समझ में? अगर ऐसा कैसा रह जाएगा अर्थ, वो एलिमेंट कहां रह जाएगा? इनसाइड इट। वी नीड एन एक्सप्लोजन in a star so that that particular element can come out, else what will happen? Everything will get inside, अंदर ही रह जाएगी, ट्रैप रह जाएगी। और यही तो है बात, अगर सब कुछ व्हाइट ड्वार्फ पे रह गया तो सब कुछ अंदर रह जाता। we had to have supernova explosions, हमको चाहिए थे। अगर नहीं होता तो लाइफ कैसे बिखरती, लाइफ स्प्रेड आउट कैसे होती, ये वीडियो कैसे बन रहा होता, मैं तुम सबसे बातें कैसे करता। सो दोस्तों, ये था एक इंटरेस्टिंग सा वीडियो। इसमें मैंने तुमको दो बातें बताई, चंद्रशेखर सर के बारे में, चंद्रशेखर लिमिट के बारे में, और व्हाइट ड्वार्फ एंड सुपरनोवा जो एक्सप्लोजन होते हैं उसके बारे में कंपैरिजन। कमेंट सेक्शन में जरूर मेरे को बताना कि हाउ डिड यू फाइंड इट, और मैं ये भी चाहता हूं कि तुम मेरे को ये बताओ कि तुमको कितना समझ में आया। अगर देखो, एक तो होता है मजा आना, एक होता है समझ में आना। अगर तुमको कुछ और पूछना है, यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। मैं बाकी जो 2 वीडियोस हैं उनके लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यू कैन गो देयर एंड चेक दोस वीडियोस आल्सो, ठीक है। तो दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ऐसे ही नए वीडियोस आते रहेंगे। सब्सक्राइब करो चैनल को, अपने फ्रेंड सर्कल में बताओ, सबके साथ नॉलेज शेयर करो, एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो कम्स, जय हिंद।